गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सुनीता मनचंदा। कहते हैं दिन की शुरुआत अगर अच्छे विचार से की जाए ना तो सारा दिन अच्छा बीतता है। इसलिए हमेशा आशावादी बनिए, बी पॉजिटिव और अपने दिन की शुरुआत खुश होकर करिए और जो है आपका सारा दिन अच्छा बीतेगा। तो बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पाठ धूल, जो कि रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है। तो हर पाठ ना हमें कोई ना कोई संदेश देता है। तो इस पाठ में हमें किस चीज़ का महत्व बताया गया है? धूल का। तो क्या है कि हमें किसी को भी ना छोटा नहीं समझना चाहिए, हर चीज़ का महत्व होता है। तो धूल पाठ में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने धूल की महिमा, महत्व और उपयोगिता का वर्णन किया है। लेखक पाठ के प्रारंभ कविता के एक पंक्ति से करता है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। मतलब वो पाठ की शुरुआत ना कविता की एक पंक्ति से करता है। लेखक का मानना है कि हीरे को तो साफ सुथरा करके चमका कर रखा जाता है, परंतु धूल से लिपटा हुआ शिशु, मतलब बच्चा जो है ना, धूल से जब लिपटा होता है ना तो इतना प्यारा लगता है कि वो हमें हीरे के समान लगता है। धूल से भरा हीरा सबका मन मोह लेता है। धूल से सने हुए जो है बाल कृष्ण स्वरत मन के मोहन हैं आधुनिक सभ्यता में। लेकिन अब जो आधुनिक सभ्यता है ना, उसमें पले हुए लोग ना धूल के महत्व को समझते नहीं। वो क्या है, अपने बच्चों को धूल में खेलने से मना करते हैं। उन्हें लगता है कि धूल में खेलने से उनका बच्चा जो है वो क्या है, मैला हो जाएगा। लेकिन लेखक ने इसके विपरीत किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि धूली भरे शिशुओं को गोद में लेने वाले लोगों को सौभाग्यशाली मानते हुए लिखा है। क्या लिखा है किसी कवि ने? धन्य धन्य वे नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान को। अर्थात ऐसे लोग धन्य हैं जो धूली से भरे हुए बच्चे को अपने गले से लगाते हैं। लेखक के अनुसार जो लोग भोले भाले धूली भरे शिशु को उठाने से शरीर का मैला होना मानते हैं, उन्हें तो अखाड़े की मिट्टी, अखाड़ा समझते हो, जो गांवों में अखाड़े लगते हैं जिसमें कंपटीशन करवाए जाते हैं, अखाड़े से सने हुए लोगों के शरीर से बदबू आने लगेगी। क्योंकि जो धूल के महत्व को नहीं समझते ना, उन्हें तो अखाड़े की मिट्टी से बदबू आएगी। परंतु जो बचपन से ही धूल में खेलता रहा है, उसे जवानी में अखाड़े की मिट्टी से दूर नहीं रखा जा सकता। अखाड़े की मिट्टी साधारण धूल नहीं, क्योंकि वो तो धूल तेल, क्योंकि जब वो कंपटीशन करते हैं ना तो अपनी बॉडी पर तेल को अच्छी तरह से लगाते हैं। मट्ठे समझते हो, गर्मियों में हम जो लस्सी पीते हैं, जब मीठी लस्सी पी जाती है ना जिसमें से मक्खन नहीं निकाला जाता, उसको मट्ठा कहा जाता है। और मेहनत के पसीने से सनी वह मिट्टी है जो पसीने से तर, मतलब जब हम पसीने से तर हो जाते हैं तो शरीर पर ऐसे फिसलती है, क्या फिसलती है? मिट्टी, जैसे कोई कुआं खोद कर बाहर निकल आया हो। मतलब उसके शरीर से मिट्टी ऐसे तिलकती है, जैसे ऐसे लगता है जैसे कि वो कुआं खोद कर बाहर निकला हो। कुआं देखा हुआ है ना, जिससे पानी निकाला करते थे। अब तो कुएं खत्म हो गए। पहले जो थे कच्चे कुएं भी हुआ करते थे, पक्के भी हुआ करते थे। तो ऐसे लगते हैं जैसे कुएं को खोदा गया हो और खोद कर वो व्यक्ति बाहर आया हो, ऐसे मिट्टी से वो सना होता है। अखाड़े में मेहनत करने से व्यक्ति की मांसपेशियां फूल उठती हैं और अखाड़े में चित्त लेटकर वह स्वयं को सारे संसार की
को जीतने वाला मानता है। मानव शरीर, अब लेखक मानव शरीर के बारे में बात करता है कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, जिसमें एक तत्व क्या है, धूल है। तो हमारा शरीर क्या है, मिट्टी से ही बना है, और जो मिट्टी से ही मिट्टी उसके शरीर को क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। फूल मिट्टी की उपज है। आपको पता है ना कि जो फूल हैं वो किस में पैदा होते हैं, मिट्टी में ही पैदा होते हैं। संसार में रूप, रस, गंध और स्पर्श का ज्ञान इसी से ही होता है। मिट्टी और धूल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कि हम मिट्टी को ही, धूल क्या है, जब उड़ती है तो वो धूल बन जाती है, और मिट्टी जो है बैठी हुई है तो वो मिट्टी है। मिट्टी का रंग काला भी होता है, लाल भी होता है, और क्या है, और भी रंग की मिट्टी होती है। तो मिट्टी जिस पर अंतर कितना है, जैसे शब्द और रस में, और देह और प्राण में। देह मतलब हमारा शरीर, प्राण जो हमारे अंदर बसते हैं। और चांद और चांदनी में, रात को चंद्रमा देखते हो ना, तो जो उसकी चांदनी है, चांद और चांदनी में जितना अंतर है ना, उतना ही किस में अंतर है, मिट्टी और धूल में है। और जो है मिट्टी की आभा का नाम, आभा मतलब चमक का नाम धूल है, और उसमें रंग रूप की पहचान होती है। धूल वह है जो सूर्य अस्त के पश्चात भी, जब सूर्य अस्त होता है ना, तो गांव में क्या होता है, गोधूली, मतलब पहले क्या होता था, गाँव को ना चराने के लिए ग्वाले जो थे ना वो खेतों में ले जाते थे। तो जब वो वापस शाम को आते थे ना, तो जब गायें आती थी ना, तो धूल जो उड़ती थी उसको गोधूली कहा जाता था। और शिशु के मुख के पर जो धूल है, और फूल की पंखुड़ियों, फूल तो देखा हुआ है ना आपने, फूल चाहे गुलाब का हो चाहे कोई भी हो, तो उसकी पंखुड़ियों पर जो है धूल, वो क्या है, उसके सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है। गोधूली पर कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। वह गांव में होती है, शहरों में नहीं। शहरों में तो हम पक्के मकान बना लेते हैं, हम तो डस्टिंग भी करते हैं ताकि हमारे घरों में धूल ना हो। हम धूल के मतलब को समझते ही नहीं। लेकिन ये किसके हिस्से आई है, गांव के हिस्से में। अब तो गाँव में भी पक्के मकान बनने लगे हैं, फिर भी खेतों के कारण वहाँ पर तो जो मिट्टी है वो होती है। वह गो और गौशाला के पदों से उत्पन्न होती है। गौशाला तो आपने देखी होगी, गौशाला में कई बार गए हूँ, तो वहाँ पर जब गायें चलती है ना, तो गोधूली जो है वो उड़ती है। अब गोधूली पर तो कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता मतलब पुस्तकों को बेचने वाले ने ना एक निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला मतलब समय में आने का आग्रह, मतलब किसी को ना आग्रह किया कि हमारे घर आओ, और कब किया, गोधूली की बेला में, बेला मतलब समय में। परंतु लेखक सोचता है कि शहर के धूल धुक्कड़ में जो है, दक्कड़ में गोधूली कहाँ। अब धूली के महत्व को रेखांकित करते हुए लेखक, सबसे पहली बात मैंने यही बताई है ना कि लेखक ने गोधूली का महत्व बताया है कि सती भी इसे माथे से, सती समझते हो, जब जो है ना पिछले टाइम में, पुराने युग में क्या था, अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था ना, तो वो क्या था, उसकी पत्नी को भी साथ ही जला देते थे। तो सती क्या है, उसे माथे से लगाती है। जो योद्धा लोग हैं, जब वो जाते थे ना लड़ने के लिए, तो वो उस मिट्टी को अपनी आंखों से लगाते थे। जो जूलियस है, जब वो विदेश से स्वदेश लौटने पर सबसे पहले उसने अपने देश की मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर चूमा था। यूक्रेन से मुक्त होने पर सैनिक ने वहाँ की धूल का अत्यंत श्रद्धा से, इसका मतलब जो धूल है ना वो श्रद्धा, भक्ति और किसका है, सूचक है, हमारी भक्ति का सूचक है।
और वही घृणा का पात्र भी है कि कई हम मुहावरे ना हम धूल पे ही करते हैं। धूल चाटना मतलब क्या है? मैं अगले जो वीडियो में ना आपको शब्द अर्थ और मुहावरे भी करवाऊंगी कि जो इसमें मुहावरे आए हैं। धूल चाटना इसको अंडरलाइन कर लो, धूल झाड़ना आदि मुहावरों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। धूल जीवन का इसका मतलब यथार्थ है, सच्चाई है। इसके महत्व को हमें समझना चाहिए। मिट्टी काली, पीली, लाल आदि अनेक रंगों की होती है, परंतु धूली शरद मतलब सर्दियों के धुले हुए उजले बादलों जैसी होती है। बादल देखे है ना, सर्दी के जो बादल होते हैं ना वो बड़े साफ होते हैं। तो क्या है, किसान के हाथ पैर मुंह आदि पर, अब किसान तो खेतों में जाएगा तो उसके हाथों पैरों पर क्या है, मिट्टी तो लगेगी और छाई हुई धूल ही नीचे। मतलब लेखक ने ना किसानों को असली हीरा बताया है कि असली हीरे तो किसान हैं, चाहे वो धूली से लिपटे होते हैं। और बच्चे को बताया है जो मिट्टी से सना होता है। जब हम जान जाएंगे, जब इन दोनों के महत्व को जान जाएंगे ना, तब हम हीरे से लिपटे हुए धूल को माथे से लगाना सीख पाएंगे। तो अंत में मैं इतना ही कहती हूँ कि हम धूल के महत्व को समझें और क्या है, हम इससे घृणा ना करें। किसानों विदेशों में ना जाएं, हम अपनी धूल को, हम अपने देश की मिट्टी को माथे से लगाने का मतलब यही है कि हम अपने देश में ही रहें, विदेशों में ना जाएं, ताकि हम अपने देश में रहकर देश को ही अच्छा बना सकें। यही मेरी कामना है कि मुझे आशा है कि आप धूल के महत्व को समझ गए होंगे और किसानों को कि भी किसी तरह भी अगर हम हेल्प कर सकते हैं तो हम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को फ़ोन करके मेरे से बातचीत करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते हो। और अपने माता पिता का आदर सत्कार करिए, उनका कहना मानिए और पढ़ने का रूटीन बनाइए और जो है हर सब्जेक्ट के महत्व को समझिए। धन्यवाद।